बहुत समय पहले रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ रहता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक जर्जर झोपड़ी और एक पुरानी कुदाल थी। उसी कुदाल से वो अपने पुरखों की जमीन जोतकर किसी तरह घर चलाता था। लक्ष्मी बेटी, मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ। हो सकता है आज लौटते लौटते शाम हो जाए। तुम घर का सारा काम निपटा लेना और खाना बनाकर तैयार रखना। मैं आते ही खा लूंगा। मेरा इंतजार मत करना। अगर देर ज्यादा हो जाए तो सो जाना, क्योंकि इस बार फसल लगाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लक्ष्मी चिंतित होकर अपने पिता की ओर देखने लगी। लेकिन पिताजी, खाना कैसे बनाऊंगी? कल ही सारा राशन खत्म हो चुका है। घर में बस 3 किलो चावल बचे हैं। इन्हें भी कितने दिन चलाऊं? उसके बाद हम क्या खाएंगे? रामू के घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वो अपनी बेटी को दिलासा देने की कोशिश करता है। लक्ष्मी बेटी, मुझे अभी भूख नहीं है। जब मैं खेत से लौटूंगा तो कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। फिलहाल तुम ये रोटी खा लो। अब मैं चलता हूँ, खेत में बहुत काम पड़ा है। इतना कहकर रामू कुदाल उठाकर खेतों की ओर निकल गया। आज रामू को 2 बड़ी परेशानियां सता रही थीं। पहली, इस मौसम में फसल बोना बहुत जरूरी था, वरना पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाता। दूसरी, कल के खाने का इंतजाम कैसे होगा, इसका कोई उपाय उसे समझ नहीं आ रहा था। इन दोनों चिंताओं के बोझ से उसका मन भारी हो गया था। फिर भी रामू चुपचाप अपनी कुदाल चलाने लगा। तभी वहां गांव का बड़ा सेठ जगदी सेठ अपने नौकर हरिया के साथ पहुंचा। रामू को अपने खेत में दिन रात मेहनत करते देख उसके मन में एक चालाक योजना बनने लगी। अरे हरिया, देखो तो सही, रामू कितना पसीना बहा रहा है, लेकिन उसकी यही मेहनत मुझे खटकती है, क्योंकि ये मेरे अधीन काम नहीं करता। पूरे गांव में बस यही एक जमीन बची है जो अब तक मेरे नाम नहीं हुई। मैंने कई बार कोशिश की इसे खरीदने की, पर रामू कभी तैयार नहीं हुआ। लेकिन आज किसी भी हालत में मैं ये जमीन अपने नाम करके ही रहूंगा। मालिक, जहाँ तक मुझे पता है, रामू मर जाएगा, लेकिन अपनी पुश्तैनी जमीन कभी नहीं देगा। आपको थोड़ा सब्र करना होगा। कभी न कभी उसे आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी और उसी मजबूरी का फायदा उठाकर आप उसकी जमीन अपने नाम करा सकते हैं। फिर चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, आपकी पकड़ से अपनी जमीन छुड़ा नहीं पाएगा। नहीं हरिया, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। वो अपनी जमीन मुझे कैसे देगा, ये मुझ पर छोड़ दो। आज किसी भी तरह मैं उसकी जमीन हथिया कर ही रहूंगा। हर इंसान की कोई न कोई मजबूरी होती है और मैं उसी कमजोरी पर वार करूंगा। अरे हरिया, देखो तो सही, रामू कितना परेशान दिखाई दे रहा है। लगता है समय ने इसे कमजोर कर दिया है। अब हमारा काम और आसान हो जाएगा। तुम बस देखते जाओ, मैं अपनी चालाकी से इसे कैसे फंसा लेता हूँ। जगदी सेठ गांव का बहुत ही धूर्त और लालची आदमी था। अपनी बातों और चालों से वो बड़े बड़ों को मात दे देता था। अब उसकी नजर रामू की पुश्तैनी जमीन पर टिक चुकी थी। रामू को मजबूर और परेशान देख वो उसकी जमीन हथियाने की नई चाल सोचने लगा। तभी जगदी सेठ में आगे बढ़कर रामू से बात शुरू की। अरे रामू, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। तुम्हारा चेहरा भी उतरा उतरा लग रहा है। सब ठीक तो है ना? घर में कोई दिक्कत चल रही है या खर्चों का बोझ ज्यादा हो गया है? देखो, अगर मन में कोई चिंता हो तो उसे अकेले मत झेलो, मुझसे खुलकर बात करो। इंसानियत इसी में है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। रामू समझ रहा था कि सेठ की बातों में मिठास कम और चालाकी ज्यादा है। फिर भी वो मजबूर था। उसे किसी भी हाल में कल के लिए खाने का इंतजाम करना था। कुछ खास नहीं सेठ जी, बस घर में राशन खत्म हो गया है। यही सोचकर परेशान हूँ कि कल हम क्या खाएंगे। आज जब खेत पर आ रहा था तो मैंने अपनी बेटी लक्ष्मी की आंखों में जो चिंता और दर्द देखा, वही बात मुझे अंदर से खाए जा रही है। बेचारी लक्ष्मी भूखे पेट कैसे रहेगी? सेठ जी, अगर आप हम पर थोड़ा रहम करें और कुछ पैसे उधार दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही फसल तैयार होगी उसे बेचकर आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे रामू, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम और तुम्हारी बेटी कभी भूखे नहीं रहोगे।
ये लो, कुछ पैसे रख लो, इससे घर के लिए राशन खरीद लेना। और हाँ, आगे भी कोई दिक्कत हो तो सीधे मेरे पास आना। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। शायद आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने आज मुझे कितनी बड़ी राहत दी है, नहीं तो हम दोनों सच में भूखे रह जाते। जगती सेठ बाहर से दयालु दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी चाल कामयाब हो चुकी थी। रामू को यह एहसास नहीं था कि सेठ ने उसे नई जिंदगी नहीं बल्कि अपनी योजना का जाल दे दिया है। रामू ने दिन भर का काम खत्म किया और खुश मन से बाजार की ओर राशन लेने चल पड़ा। उधर हरिया ये सब देखकर हैरान था। वो धीरे धीरे जगती सेठ के पास आया और मन में उठ रहे सवाल को दबा नहीं पाया। मालिक, एक बात मेरी समझ से बाहर है। आपने आज रामू को बिना कोई शर्त रखे पैसे कैसे दे दिए, और वो भी बिना किसी फायदा सोचे? आप तो हमेशा कहते थे कि उसकी जमीन अपने नाम करवानी है, लेकिन अभी तक उसने कोई कागज भी नहीं दिया। फिर आपने इतनी आसानी से उसकी मदद क्यों कर दी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? हरिया की बातें सुनकर जगती सेठ हल्का सा मुस्कुराया। उसे अपने नौकर की नासमझी पर थोड़ा मजा भी आ रहा था। अरे हरिया, मैं तुम्हें यूं ही मूर्ख नहीं कहता, तुम बात की गहराई समझ ही नहीं पाते। अगर मैं आज सीधे जाकर रामू से उसकी जमीन की बात करता तो वो भूखा रहना मंजूर कर लेता, लेकिन अपने बाप दादा की निशानी कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए मैंने सीधा रास्ता नहीं चुना, दिमाग से काम लिया है। जब उसकी फसल पूरी तरह तैयार हो जाएगी और कर्ज का बोझ उस पर बढ़ेगा, तब उसके पास अपना अनाज बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, और उसी समय मैं अपनी असली चाल चलूंगा। ऐसे हालात पैदा करूंगा कि वो खुद को चारों तरफ से घिरा हुआ पाए। मजबूरी इंसान को झुका देती है, और रामू भी उस दिन झुकने पर मजबूर होगा। बस अब इंतजार है फसल कटने का, फिर देखना खेल अपने आप मेरे हक में हो जाएगा। जगती सेठ की चालाकी भरी बातें सुनकर हरिया दंग रह गया। उसे अब समझ में आ गया था कि उसका मालिक कितनी दूर की सोच रखता है। वाह मालिक, आपने तो कमाल की चाल चली है। मैं तो सोच रहा था कि आप सीधी बात करेंगे, लेकिन आपने तो पूरा खेल ही पलट दिया। ऐसा दांव लगाया है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा। अब तो साफ दिख रहा है कि आपकी होशियारी के सामने रामू ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। जब वक्त आएगा उसे आपकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। सच कहूं, आपकी दूर की सोच के आगे कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। जगती सेठ के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी बिछाई हुई चाल में रामू जरूर फंसेगा। जगती सेठ गांव का बेहद चालाक और निर्दयी आदमी था। ऊपर से वो खुद को बहुत मददगार और दयालु दिखाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसे अच्छी तरह पता था कि कब किसकी मजबूरी का फायदा उठाना है। जगती सेठ अक्सर गरीब और लाचार लोगों को अपने जाल में फंसा लेता था। पहले मीठी बातों से उनका भरोसा जीतता और फिर सही मौका मिलते ही उनकी जमीन और मेहनत पर कब्जा कर लेता था। बेचारा रामू भी अपनी मजबूरी के कारण धीरे धीरे जगती सेठ के जाल में फंसता जा रहा था। फिलहाल तो रामू और उसकी बेटी लक्ष्मी को 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली मुसीबत अभी बाकी है। समय यूं ही बीतता गया और कुछ ही महीनों में रामू की फसल तैयार हो गई। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई थी। खेत लहलहा रहे थे और अनाज की बालियां हवा में झूम रही थीं। पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि रामू की फसल सबसे अच्छी हुई है। जब ये खबर जगती सेठ तक पहुंची तो वो तुरंत अपने नौकर हरिया को साथ लेकर रामू के खेत में जा पहुंचा। अरे रामू, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत बढ़िया हुई है। अनाज देखकर तो लगता है पूरे गांव में सबसे अच्छी पैदावार तुम्हारी ही है। क्यों रामू, अब तो तुम्हारा भाग्य ही चमक गया। हाँ सेठ जी, इस बार भगवान की कृपा से फसल बहुत अच्छी हुई है। अब हमारे घर की हालत सुधर जाएगी। मैं इसे बेचकर सबसे पहले आपका कर्ज चुका दूंगा। अरे रामू, तुम इस अनाज को बाजार तक ले जाकर क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी दूर ढुलाई करोगे, अलग से मजदूरी लगेगी, समय भी बर्बाद होगा। उससे अच्छा है ये अनाज यहीं मुझे दे दो। इससे मेरा उधार भी साफ हो जाएगा और तुम्हें भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों का काम आसान हो जाएगा। तो बताओ किस भाव पर सौदा तय करें? जगती सेठ अपनी चाल धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन रामू उसकी असली मंशा समझ नहीं पा रहा था। सेठ जी, आप ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर बाजार ले जाऊंगा तो मजदूर लगेंगे, गाड़ी लगेगी, समय भी लगेगा।
इससे अच्छा मैं आपको ही बेच देता हूँ, कर्ज भी उतर जाएगा और झंझट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, अगर आप लेना चाहते हैं तो अनाज आपको ही दे देता हूँ, लेकिन इसकी कीमत पूरे 15,000 रुपए लगेगी। उसी रकम से आपका उधार भी साफ हो जाएगा। इस बार बाजार में अनाज का भाव अच्छा है, इसलिए मैं कम दाम पर नहीं दे पाऊंगा। अरे रामू, तुम तो बड़े पक्के हिसाब किताब वाले निकले। इतनी ऊंची कीमत तो शायद ही कोई दे। खैर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। फसल जैसी अभी खेत में खड़ी है वैसी ही मुझे सौंपनी होगी। कटाई से लेकर मड़ाई तक का पूरा हक मेरा रहेगा। तुम्हें उसमें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, 15,000 नहीं, मैं तुम्हें पूरे 20,000 रुपए दूंगा। बस तुम अभी हाँ कर दो ताकि सौदा पक्का हो जाए। ये सेठ का सोचा समझा जाल था, जिसमें रामू को फंसाने की पूरी तैयारी थी। रामू जानता था कि जगती सेठ चालाक इंसान है, लेकिन तभी उसे वो दिन याद आया जब सेठ ने उसकी मदद की थी। उसी एहसान का बोझ उसके मन पर हावी हो गया। कुछ पल के लिए रामू चुप हो गया। उसके मन में उधेड़ बुन चलने लगी। क्या सेठ सच में भलाई कर रहा है या इसके पीछे कोई और खेल है? ठीक है सेठ जी, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। फसल जैसी अभी खेत में खड़ी है उसी रूप में आप उसे अपना समझ लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब कृपया तय की गई रकम दे दीजिए ताकि मैं घर के लिए जरूरी सामान ले आऊं। रामू ने मन ही मन सोचा कि सेठ शायद बुरा इंसान नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि उसने कितना बड़ा फैसला ले लिया है। अरे हाँ रामू, ये लो तुम्हारे पूरे पैसे। जगती सेठ ने मुस्कुराते हुए पैसों की थैली उसकी ओर बढ़ा दी। फिर वो चालाकी भरे अंदाज में बोला, अब ध्यान से मेरी बात सुनो रामू। तुमने खुद कहा था कि फसल जिस हालत में है उसी हालत में मुझे सौंप रहे हो। इस वक्त अनाज सिर्फ बालियों में नहीं बल्कि इसी जमीन से जुड़ा खड़ा है। जब तुमने खड़ी फसल का सौदा किया है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस जमीन पर उगी है वो भी उसी सौदे का हिस्सा बन गई, क्योंकि बिना जमीन के ये फसल खड़ी रह ही नहीं सकती। इसलिए अब ये खेत भी मेरा हो गया। वाह मालिक, आपने तो कमाल कर दिया। मैं समझ ही नहीं पाया कि आप कब से इतनी बड़ी चाल बिछा रहे थे। आपने रामू का भरोसा जीता और उसी भरोसे को अपने हक में बदल लिया। हरिया, कोई भी बड़ा खेल एक दिन में नहीं जीता जाता। मैंने जो पैसा रामू को दिया था वो दया नहीं बल्कि एक चाल थी। जब इंसान भरोसा करने लगता है तो वो शर्तों को ध्यान से नहीं समझता। मुझे पता था सही समय पर यही भरोसा मेरे काम आएगा। आज देख लिया ना, अब फसल भी मेरी है और जमीन भी। ये सुनकर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगे। वाह सेठ जी, आपने तो गरीब का ही फायदा उठा लिया। मैं मानता हूँ आपके सामने मेरी एक नहीं चली, लेकिन एक बात याद रखिए, कहावत है कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। आपने भी वही किया, जब बल से नहीं हुआ तो छल से काम लिया। लेकिन याद रखिए, जो गरीब का हक मारता है वो कभी सुखी नहीं रहता। आपको अपने दिमाग पर बहुत घमंड है ना, तो सुन लीजिए, एक दिन आपका यही घमंड चूर चूर हो जाएगा। ये एक गरीब की बद्दुआ है। बेचारा रामू आज पूरी तरह टूट चुका था। उसका पुश्तैनी खेत उसके हाथ से चला गया था। वो रोते हुए घर लौटा। लक्ष्मी ने अपने पिता को उदास देखा तो उसका मन घबरा उठा। पिताजी, क्या हुआ? आप तो सुबह खुशी खुशी घर से निकले थे। आप ही कह रहे थे कि हमारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी हुई है। फिर अब आप इतने उदास क्यों हैं? कृपया साफ साफ बताइए, क्या हुआ? रामू अपनी बेटी के सामने खुद को रोक नहीं पाया और उसने सारी सच्चाई बता दी। कैसे जगती सेठ ने उसे धोखे से फसल के साथ साथ उसका खेत भी अपने नाम कर लिया। ये सुनकर लक्ष्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अभी मैं आपके साथ हूँ और जब तक मैं हूँ कोई भी हमें बेवकूफ नहीं बना सकता। चलो अभी सरपंच के पास चलते हैं, वहीं इस बात का फैसला होगा। लक्ष्मी अपने पिता को लेकर सरपंच के पास पहुंची और उसने पूरी घटना उसके सामने रख दी। लेकिन दुख की बात ये थी कि सरपंच जगती सेठ का करीबी मित्र था, इसलिए वो सच्चाई जानते हुए भी अपने दोस्त का ही साथ देने लगा। रामू, मैंने सारी बात ध्यान से सुनी है। मुझे लगता है गलती तुम्हारी ही है। सेठ ने तुमसे साफ कहा था कि वो अनाज जिस हालत में है
उसी हालत में खरीदेगा और बदले में ज्यादा पैसे भी देने को तैयार था। तुमने खुद उस शर्त को मान लिया और सौदा पूरा कर दिया, इसलिए अब इसमें सेठ की कोई गलती नहीं बनती। सरपंच ने अपना फैसला जगती सेठ के पक्ष में सुना दिया। गांव के लोग भी उसी के साथ खड़े हो गए। अब रामू पूरी तरह हार चुका था। लक्ष्मी और रामू निराश होकर घर लौट आए। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। जो सेठ ने हमारे साथ किया है उसकी सजा उसे भगवान जरूर देंगे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब आप ज्यादा मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी अपने पिता को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रामू खुद को ही दोष दे रहा था। अगली सुबह लक्ष्मी अपने पिता को उठाने गई, लेकिन आज रामू उठ नहीं पाया। वो इस दुनिया को छोड़ चुका था। जमीन खोने का दर्द और धोखे का गम वो सह नहीं पाया। दिल का दौरा पड़ने से उसकी मृत्यु हो गई। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान, आपने ये क्या कर दिया? पिताजी, वापस आ जाइए, वरना मैं भी जी नहीं पाऊंगी। लक्ष्मी का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। अब उल्टी गिनती शुरू कर लो जगदी सेठ। बहुत हो चुका तुम्हारा खेल। अब तुम्हें एक पढ़ी लिखी लड़की का सामना करना पड़ेगा। मैं कसम खाती हूँ, तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी। कुछ ही महीनों बाद लक्ष्मी ने अपने पिता के बचे हुए पैसों से एक ट्रैक्टर किराए पर लिया और 10 बोरी अनाज भी खरीद लिया। वो बात